हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों, विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल पार्टीज ये जो चैप्टर है इसे फटाफट तरीके से रिवाइज करेंगे। अगर आपका एग्जामिनेशन काफी पास में है और आप बहुत एक नटशेल में रिवीजन चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। अगर आप इस चैप्टर को इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज वन शॉट वीडियो जा चुका है यूट्यूब पे। ऑल राइट, बाकी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मोर और लेस इस चैप्टर का कुछ तो आइडिया है और आप एग्जामिनेशन से या तो ठीक पहले आए हैं या आप इस चैप्टर को रिवाइज करने आए हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल काफी बेहतरीन चैप्टर है, काफी कमाल का चैप्टर है। कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखिए साहब, सीधे सीधी सीधी बात आ जाती है, इसमें कुछ घुमाया नहीं जाता है। फंक्शंस पूछ लेंगे पॉलिटिकल पार्टी के, नेसेसिटी पूछ लेंगे, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, या पूछ सकते हैं हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, या व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये चार मेन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चैलेंजेस क्या है, कैसे उनको रिफॉर्म किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, फंक्शंस क्या है, और व्हाई डू वी नीड, नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की। इसके अलावा साहब टाइप्स ऑफ पार्टी, जब वो कहते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी तो उसमें आप कह सकते हो कि टाइप्स ऑफ पार्टी मतलब बहुत सारी तरीके, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी दो है ना। लेकिन अगर वो कहते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम पूछते हैं तो उसमें वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, जिसको बाय पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, या मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ पार्टीज पूछते हैं तो फिर नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी, या फिर नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी। स्टेट पार्टी को ही रीजनल पार्टी कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये नोशन होता है कि एक नेशनल होगी, एक स्टेट होगी, तो एक रीजनल पार्टी भी होनी चाहिए। नहीं, रीजनल पार्टीज को भी स्टेट पार्टीज में ही कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली दो ही टाइप की पार्टीज है, रीजनल, लोकल, स्टेट सब एक ही है। नेशनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज, या उसी को लोग नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी कहते हैं। अगर वो टाइप्स ऑफ पार्टीज पूछेंगे तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी है। अगर वो टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम पूछते हैं, सिस्टम, तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन पार्टी सिस्टम इज एन अनडेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम साहब, वो प्लस टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम हो गया, प्लस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। एक तरीके से मैं आप पूरे चैप्टर में आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से वो सवाल पूछ सकते हैं आपसे, और पूछते हैं हर साल, साल दर साल हम देख रहे हैं। अलग अलग जो पार्टीज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, उसके फाउंडर कौन थे, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछते हैं, जैसे कांशी राम जी हैं। तो ऐसे सवाल वो आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है। खैर फिलहाल आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे चैप्टर पीडीएफ है, प्लस मेरे पास एक ब्लैंक पीपीटी भी है जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको लिख करके बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लिखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये चैप्टर शुरू इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, देखिए ब्रॉडली क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और मैं एक चीज और आपसे कहूंगा, आप में से कई स्टूडेंट्स जो है 10th के बाद पीसीएम या पीसीएम बी या पीसीबी ले लेंगे, साइंस ले लेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे। काफी कम फ्रैक्शन उन स्टूडेंट्स का होता है जो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेते हैं। तो ये आपका आखिरी साल है। मैं जानता हूं कि अब ऑलमोस्ट पूरा साल निकल ही गया है और बोर्ड एग्जामिनेशन अब पास में ही है, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि चाहे भले ही आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, पर आप इस सत्य से अवगत होकर के जाइए। देखिए ये अटल सत्य है, जैसे जैसे हम कहते हैं कि जैसे जो जन्मा है उसे एक दिन संसार से जाना पड़ेगा, ये सत्य है। एक सत्य ये भी है, जो 10वीं में गया है उसे 11वीं से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपकी 10वीं बहुत अच्छी गई, आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले, लेकिन उसके बाद भी आपको बड़ा तो होना ही पड़ेगा। कोई भी सदा बालपन में नहीं रह सकता। तो ये आपका आखिरी साल हो सकता है, इसे जी भर के जिए। चैप्टर बहुत सिंपल है बेटा, चैप्टर में कुछ नहीं है। बस विश्वास रखना कि सीबीएसई सवाल को घुमा फिरा के पूछेगी, पर अगर तुमने अपना पाँव जो है दृढ़ता से जमाए रखा है, जैसे अंगद ने जमाया था, तो तुम्हें तुम्हारे नंबर नहीं जाएंगे। और सिर्फ रट के मत पढ़ना, कुछ महसूस करके पढ़ना, खुश रह करके पढ़ना। खुश रहो, मैं यही आशीर्वाद तुम्हें दे सकता हूँ। देखो एक सवाल जो डायरेक्टली पूछते हैं, देखो शुभम, देखिए दूध से महंगा मलाई, मलाई से महंगी घी, ये घी है आपके लिए। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। साहब आप कहीं गांव में चले जाइए, किसी दूर दराज इलाके में जहां पे बिजली नहीं है, ठीक से सड़कें नहीं है, वहां पर भी अगर आप मोदी जी का नाम बोलेंगे तो लोगों को पता होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। नहीं, राहुल गांधी जी का भी नाम पता होगा।
वहां भले ही वहां लाइट नहीं रहती होगी, वहां पे उनको नहीं पता होगा कि मेसी वर्ल्ड कप जीता या रोनाल्डो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उन्हें ये पता है कि राजनीतिक दल क्या है। वो अगर उनको बीजेपी कांग्रेस नहीं तो उनकी लोकेलिटी में जो लोकल पार्टीज होंगी, जो रीजनल पार्टीज होंगी, उनके बारे में उन्हें पता होगा, अपने नेता के बारे में पता होगा, हो सकता है अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पता होगा। माफ कीजिए। तो विजिबल इंस्टीट्यूशंस यानी कि कोई दूर दराज इलाका हो या बहुत डेवलप्ड इलाका हो, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेजेंस हर जगह है। लोग भले ही ये नहीं जानते हो कि 2022 का वर्ल्ड कप कतर में हुआ या रशिया में, है ना, लेकिन लोगों को ये जरूर पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। तो कल को ऑब्जेक्टिव में वो आपसे पूछ सकते हैं विच इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा दिखने वाली, कि जहां देखो वो आपको दिखेगी, किसी बड़े शहर में या किसी छोटे से गांव में, सबसे विच इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, सो इट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, फिर सीधा नीचे आ जाओ, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मीनिंग में देखना पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है। देखिए स्टैंडर्ड 2 मार्क क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, ऐसा पूछ सकते हैं। सी, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, आपको आई कलर का कर्सर दिख रहा होगा, उसके साथ ही पढ़िएगा। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। साहब अपने हिसाब से आप सोचिए, पॉलिटिकल पार्टी एक व्यक्ति से तो नहीं बनती, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा एक समूह है, एक संगठन है। ठीक है, अभी हाल ही में नहीं, इनफैक्ट कुछ साल हो गए जब मैंने ये पढ़ा था कि पूरी दुनिया में, यानी कि हम भारत या एशिया के बारे में बात नहीं करें, पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है ना। उसके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आती है, यानी कि चाइना की जो, जब वहां तो वन पार्टी सिस्टम है, हमसे आज भी पॉपुलेशन ज्यादा है चाइना की, लेकिन फिर भी बीजेपी इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी विद द मोस्ट नंबर ऑफ एक्टिव सर्विंग पर्सनल्स जो अभी बीजेपी से जुड़े हैं। तो ये अच्छी चीज है एक तरीके से आप देखें तो, कि आपके भारत में, ठीक है, नंबर 1 पार्टी है। हाँ, कुछ लोग उस पार्टी की विचारधारा से नहीं अग्री करते होंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ सिंगल इंडिविजुअल कैन, आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप कितना ही अच्छा क्रिकेट क्यों ना खेलते हो, मैच खेलने के लिए तुमको और 10 लोग चाहिए, यू हैव टू प्ले, क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, यू कैन नॉट प्ले इंडिविजुअली। ये साहब ये कोई बॉक्सिंग तो नहीं है ना, ये कोई गोल्फ तो नहीं है कि आप इंडिविजुअली खेल सके, इट इज अ टीम स्पोर्ट, इफ यू डोंट हैव अ टीम, doesn't matter how good you are, you cannot play. So politics is a team sport, it is not a one man show, it is a multiple people show. So you can say a political party is a group of people who come together. In fact इसमें नहीं लिखा है पर मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं, ठीक है, अगेन जिनको ये चैप्टर एकदम इन डेप्थ और क्लास में ही, शुभम सर के लेक्चर्स ऑडिटोरियम नहीं है, क्लास में ही हमें याद करना है, तो उसके लिए इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर विद कॉमन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी एक होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूं तो मेरी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट होनी चाहिए, मैं कम्युनिस्ट मानसिकता का होना चाहिए कि हाँ मैं सोशलिज्म में विश्वास रखूंगा, मैं कम्युनिज्म में विश्वास रखूंगा, तभी तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करूंगा। अगर मैं बीजेपी को ज्वाइन करता हूं तो बीजेपी की विचारधारा मुझे अच्छी लगनी चाहिए, अगर मैं कांग्रेस को ज्वाइन करता हूं तो कांग्रेस की विचारधारा मुझे अच्छी लगनी चाहिए, तभी तो मैं उस पार्टी के लिए काम कर पाऊंगा, तभी तो उस पार्टी को ज्वाइन कर पाऊंगा। तो कैसे लोग आते हैं, हमने ये तो कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टी एक आदमी से नहीं होती, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर। पर ये लोग एक साथ कैसे आते हैं, क्योंकि इन लोगों की एक विचारधारा होती है, ये लोग एक ही सोच वाले होते हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में जितने भी लोग हैं वो कम्युनिस्ट सोच वाले हैं, तो उनकी एक दूसरे से बहुत अच्छी बनती है और वो कम्युनिस्ट सोच उनको साथ लेकर के आती है। सो पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप डेफिनेशन पूछे इससे थोड़ी सी अलग है, एक दो वर्ड खाली एक्स्ट्रा डालें, अ पॉलिटिकल पार्टी is a group of people that come together with common ideology to contest elections। या अगर आपको ऐसा लगे सर कॉमन आइडियोलॉजी वाला पॉइंट थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है, तो आपके पास से क्रिएटिविटी आप बुक के हिसाब से लिखिए। A political party is a group of people that come together to contest election and hold power in the government। फिर आगे अपने मन से लिख देना, if they win the election they hold power and if they lose the election they form the opposition, बस। अरे हाँ या ना, anyone can form a political party, anyone can join a political party। कोई नया पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर सकता है, आप भी शुरू कर सकते हो, 50-60 लोग या 10-12 लोगों को शुरू में लेकर के शुरू कर दो।
आप कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर सकते हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, बशर्ते वो पार्टी चाहती हो। ये नहीं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हो और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो और इनफैक्ट कुछ लोगों के साथ मिलकर खुद एक पार्टी बना भी सकते हो। ऑलराइट, तो ये आप समझ जाइएगा। अगेन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि फटाफट रिवीजन है, ठीक है। कार्टून्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की संभावना है कि वो हिस्ट्री से भी आए, सिविक्स से भी आए, कहीं से भी आ सकते हैं। एक ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे जो पिक्चर्स आते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा लकी है तो यहाँ साइड में जो लिखा होता है ना, इससे आप काफी हद तक इंटरप्रेट कर पाती हैं। साइड में जो छोटा सा लिखा है ना, ये भी पिक्चर में आ जाता है। तो पिक्चर छोटी सी होगी, उसके साइड में जो लिखा है वो छोटा सा होगा। पेपर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको अगर समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है तो इससे आपको काफी हिंट मिल जाएगा। तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपको पॉलिटिकल साइंस से ही कोई, मान लीजिए यही वाली पिक्चर जो है, ठीक है, इस पिक्चर को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। यही वाली पिक्चर बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आता है और खुशकिस्मती से साइड में जो लिखा है वो भी वहां लिखा है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है आर के लक्ष्मण ब्रशिंग अप द ईयर्स, ठीक है। कुछ हद तक इससे थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि किस बारे में है इमेज जो है। ब्रशिंग अप द ईयर्स यानी कि वो सालों में क्या हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब आप इस इमेज को ठीक से देखते हैं तो इस इमेज में आपको दिखता है कि यहाँ पे ऊपर जितने भी नेता है, ठीक है, आई कलर का दिख रहा है ना, आई मार्कर, इसके साथ रहिए। यहाँ जितने भी नेता है स्टेज के ऊपर चढ़ के सारे नेता भाषणबाजी कर रहे हैं, है ना। कोई इस तरफ से बोल रहा है, कोई स्टेज के उस तरफ से, कोई आगे कोई पीछे, यानी कि लगातार प्रोपेगेंडा हो रहा है। नेता भाषण दिए जा रहे हैं, अपना पक्ष विपक्ष सामने रख रहे हैं। और यहाँ नीचे, है ना, एक महिला और फिर एक पुरुष, है ना, बुजुर्ग लग रहे हैं दोनों, वो अखबार पढ़ के ये कह रहे हैं कि वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट अ टाइम लाइक दिस, ठीक है। यानी कि बेसिकली कार्टून ये कहता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो चुनाव के वक्त तो सभी एकदम से पता नहीं कहाँ से, अरे ये भी नेता है क्या? तुमको पता भी नहीं होगा, तुम्हारे पड़ोस का लड़का नेता है, तुम रोज उससे मिलते हो, जैसे चुनाव हो किसी दिन तुम देख रहे हो, अरे पप्पू क्या कर रहा है स्टेज पे चढ़ के, पता चला भाषण दे रहा है। तो चुनाव के वक्त एकदम से नेता प्रकट हो जाते हैं, है ना। चुनाव के वक्त रहते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं नेता गायब हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये परिस्थिति है कि ये जो, है ना, वृद्ध दंपत्ति है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पति पत्नी या पति पत्नी नहीं होंगे जो भी है, ये लोग साथ में बैठ करके ये देख रहे हैं कि देश में कुछ बड़ा हो गया, अखबार पढ़ के इन्हें पता चला। और ये कह रहे हैं कि हमारे सारे नेता कहाँ हैं? तो नेता नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, आसपास कहीं नहीं है, स्टेज के ऊपर है। तो बेसिकली कार्टून ये दिखाता है कि पॉलिटिशियंस, दे सडनली अपीयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, बट वंस द इलेक्शंस आर ओवर, दे आर नोवेयर टू बी सीन। इवन व्हेन द नेशन इज इन ट्रबल दे आर नोवेयर टू बी सीन। एक बार उसको वोट मिल गया ना, वो गायब हो जाएगा। यहाँ आर के लक्ष्मण जी का नाम लिखा है साइड में। आर के लक्ष्मण जी बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, तो उनका कटाक्ष भी बड़ा बड़ा होता था। वो ये कहते थे कि एक बार आपने वोट दे दिया फिर वो मुंह ही नहीं दिखाएंगे, जो करना है तुमको करो, चाहे देश में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, खराब से खराब बैंड बज जाए, लेकिन उसके बाद भी वो मुंह नहीं दिखाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि दिस कार्टून रिफ्लेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ द पॉलिटिशियंस, that politicians suddenly appear during the time of elections, but once the elections are over they are nowhere to be seen. Even if the nation is in a huge trouble, the politicians are not to be seen, ठीक है। खैर, अब इसके नीचे एक कॉन्सेप्ट आता है पार्टीजनशिप, जो यहां पे नहीं है, साइड में एक्सप्लेन किया गया है। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। साहब मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूं ताकि आप अपने खुद के ओन वर्ड्स में आंसर जो है लिख सके। ऑलराइट, माफ कीजिए, पार्टीजनशिप का मतलब होता है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी जैसे कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, ठीक है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कर रही है, इंडिया बैटिंग कर रहा है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है। उनके जो बॉलर्स है, मतलब उसका जो लाइन है, जो लेंथ है, जो पेस भी है, एकदम कमाल का है ना। लाइन मतलब एक कमाल की लाइन है, बॉल ज्यादा डिग नहीं रही है इधर उधर, है ना। लेंथ भी सब अच्छा है, बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कर रही है न्यूजीलैंड। और इंडिया के बैट्समैन आउट हो रहे हैं जल्दी जल्दी। तो ऐसे में क्या होगा, आप न्यूजीलैंड की अच्छी बॉलिंग को अप्रिशिएट नहीं करोगे। वाई? क्योंकि जो आउट हो रहा है तो वो तो आपके देश का बैट्समैन है। चलो आपको उस पर गुस्सा आ रहा होगा वगैरह वगैरह, लेकिन देखिए सच तो ये है कि यू आर पार्शियल टुवर्ड्स इंडिया, यू वांट इंडिया टू विन, है ना, ये हो सकता है। या जैसे मानो इंग्लैंड का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इंग्लैंड से मानो
उदाहरण के तौर पे कोई भारतीय बहुत चिढ़ता हो कि इन्होंने 200 साल हम पे राज किया, बंगाल में द ग्रेट बंगाल फेमाइन आया, चर्चिल की वजह से इतने लोग मर गए, तो इंग्लैंड की टीम अच्छा खेलेगी फिर भी वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए ही खुश होगा। इनकी पार्टिजनशिप मतलब ही पार्शियल टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। Why? Because he wants Australia to win. He hates England, है ना? And in India versus New Zealand, you are partial towards India. सीधी सी बात है. Why? Because you are an Indian. You know, as an Indian, you want India to win. हाँ, न्यूजीलैंड वर्ल्ड क्लास, मतलब इतना अच्छा तो कोई नहीं खेला। जैसे अभी मानो फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच हुआ था, हाल ही में हुआ था फीफा 2022 में। कांग्रेचुलेशंस टू द गोट जो जीत गए, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है जी। देयर विल ऑलवेज बी द सम हु विल डिबेट, देयर ऑलवेज, इफ यू वांट यू कैन स्ट्रेच आउट द डिबेट, but truly he was the point of difference, a fantastic, a magnanimous performance, and so the point is कि जब फ्रांस और अर्जेंटीना खेल रहे थे मैच, तो उस वक्त फ्रांस के लोग ये थोड़ी देख रहे होंगे कि वो देखो मेसी कितना अच्छा खेल रहा है, अरे क्या पास किया है, मतलब दिस इज दिस इज अ पास दैट इज बियॉन्ड फिजिक्स। मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना विजन कैसे अच्छा है, वहां 3 डिफेंडर है, यहाँ एक है, उसके तुम्हारा जो प्लेयर है उसको एक मार्क करके रखा है किसी डिफेंडर ने, फिर भी कैसे पास करती है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो वो अप्रिशिएट वहां थोड़ी करेंगे, बिकॉज दे आर पार्शियल टुवर्ड्स फ्रांस। वो तो चाहते हैं कि एम्बापे गोल मारे और फ्रांस की टीम जीते। अरे हाँ या ना। सो पार्टिजनशिप इज बेसिकली व्हेन यू आर पार्शियल, ठीक है। व्हेन पार्टिजनशिप रेफर्स टू योर इंक्लिनेशन, तुम्हारा झुकाव होगा। जैसे अगर मैं एक कम्युनिस्ट हूं तो मैं हमेशा हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करूंगा। कोई दूसरी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन फिर भी मैं उस पार्टी की विचारधारा से एग्री ही नहीं करता। मेरा इंक्लिनेशन, मेरा झुकाव, मेरी पार्शियलिटी हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ रहेगी, क्योंकि मैं तो कम्युनिस्ट हूं। अरे हाँ या ना, वही होता है यहाँ पे, ठीक है। So partisanship is basically your inclination or your partiality towards, towards a certain group or towards a certain idea। कोई ग्रुप हो गया, कोई आइडिया हो गया, है ना, या फिर कोई एक्शन हो गया जिसके प्रति तुम्हारे मन में कुछ है, तो तुम्हारा झुकाव, तुम्हारी पार्शियलिटी उस तरफ हो, दैट इज कॉल्ड पार्टिजनशिप, ठीक है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। साहब लीडर मतलब टॉप लेवल की, जैसे पार्टी की कोई योजना लॉन्च होती है और उसका पोस्टर छपता है, तो उसमें जो पोस्टर बॉयज हैं जिनका फोटो लगता है वो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है। एक्टिव मेंबर्स जो लोग काम कर रहे हैं, फॉलोअर्स मतलब वोटर साहब, जैसे कि मेरे और आपके जैसे लोग। जैसे आप में से कोई अगर मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई या सीपीआईएम को फॉलो करता है, थोड़ा सा अंतर है दोनों की विचारधारा में। आप में से कोई मानो सीपीआई को फॉलो करता है, तो मतलब आप वोट करते हो, तो आप फॉलोअर में आ गए। फॉलोअर पार्टी के लिए काम नहीं करता, ठीक है, वो बस पार्टी को चुनाव में वोट दे देता है और फिर मतलब पार्टी, वो अच्छा सोचता है पार्टी के बारे में, यानी कि आम आदमी है फॉलोअर। एक्टिव मेंबर कौन है, जो पार्टी में बकायदा काम कर रहा है, जो पार्टी का छोटा या बड़े लेवल का कार्य करता है। यानी कि अगर वो पार्टी के किसी इवेंट में दरी बिछवा रहा है या कुर्सी भी लगा रहा है, इतना जो भी काम कर रहा है, तो भी वो एक्टिव मेंबर में आएगा, क्योंकि वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। लीडर्स कौन है, जो पोस्टर बॉयज हैं, जो सारे बड़े बड़े फैसले लेते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी क्या है ना, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर इट्स मेजर कंपोनेंट्स। सो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर विद अ कॉमन आइडियोलॉजी to contest election and hold power in the government। आगे मन से, if they win the election, they form the government. If they don't win the election, they have a chance of forming the opposition। A political party has 3 major components: the leaders, the active members, and the followers। Great। इसके बाद यहाँ पे है functions of a political party, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। What are the functions of a political party, है ना, या वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, what does a political party do, या what does a political party does in a democracy। या तो डायरेक्ट पूछेंगे पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस बताइए, या वो आपसे पूछेंगे कि किसी भी लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, क्या करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। तो फंक्शन मतलब वो क्या करती है, एक ही बात है। तो देखिए, पहला सिर्फ दूध की मलाई, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। पहला, कोई भी चुनाव हो, चाहे कोई छोटा सा चुनाव हो या चाहे कोई बहुत बड़ा चुनाव हो राष्ट्र स्तर का, कोई ना कोई पार्टी ही चुनाव लड़ती है, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी चुनाव लड़ते हैं, पर सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कोई चुनाव नहीं लड़ते, कोई ना कोई पार्टी, कुछ ना कुछ पार्टीज हर चुनाव में आपको दिखेंगी। सो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या है, या व्हाट रोल डू दे प्ले इन अ डेमोक्रेसी, ऐसा सवाल पूछते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। दूसरा, दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर जो है अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखती हैं आगे,
जैसे उनको अगर चुनाव जीतना भी हो तो लोगों को बोलती हैं, है ना, अपने मैनिफेस्टो में, अपने, है ना, उसमें पत्र में वो कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चुनाव पत्र आप शायद कह सकते हैं, खैर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, अपने मैनिफेस्टो में वो डिक्लेयर करते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीत गई तो हम ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे, ये वाला प्रोग्राम लागू करा देंगे, है ना, है ना, एंड दी वोटर्स, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, देखिए साहब वो अलग अलग पॉलिसीज और अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं, क्यों, टू विन दी ऑडियंस। भले ही मेरी सरकार नहीं बनी है लेकिन मैं कोई प्रोग्राम कराता रहूंगा साइड बाय साइड, मैं कुछ पॉलिसीज लेकर के आऊंगा, मैं जनता को बताऊंगा कि देखिए अगर आप हमें वोट देंगे, हमें बहुमत देंगे और हमारी सरकार बन जाती है तो हम ये सब करेंगे आपके लिए। तो दे पुट फॉरवर्ड वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है ना। उसके बाद यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। वो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय डैश, या अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ना, आए देखिएगा, अ गवर्नमेंट, है ना, पता नहीं है क्या हो गया, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इट इज सपोज टू बेस, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इट इज सपोज टू बेस, है ना, बेस यानी कि गवर्नमेंट को किस आधार पे अपनी सारी पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट को इस आधार पे, यानी कि ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। कल को आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट पॉलिसी, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड to base its policies based upon what, ruling party, opposition, and major political lead, big leaders, none of the above, ऐसे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक माफ कीजिए, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, क्योंकि रूलिंग पार्टी की ही गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन, पार्टीज मेक अ रोल इन मेकिंग लॉस फॉर अ कंट्री। पार्टी की सरकार होती है, तो पार्टी की सरकार है तो कोई कानून अगर आपके देश में बन रहा है तो कानून जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही कहीं ना कहीं बना रही है। अगर मानो कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव मतलब एक तरीके से हार भी गई है तो भी हो सकता है वो ऑपोजिशन में बैठी हो, तो अगर कोई बिल पास होता है तो उसमें वो भी ऑपोजिशन की बात सुनी जाती है, ऑपोजिशन के काउंटर आर्ग्यूमेंट सुन करके वो उस बिल में या उस कानून में चेंज करते हैं। तो कोई भी कानून पास होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रूलिंग पार्टी का रूल है, रूलिंग पार्टी एज वेल एज ऑपोजिशन पार्टी दोनों का रोल होता है इसमें, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टीज फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट, पार्टीज ही चुनाव जीत के गवर्नमेंट फॉर्म करती है, रन करती है। देखिए अगर इसमें 10 पॉइंट दिए हैं तो आपको 10 के 10 नहीं याद रखने, कोई भी 4 से 5 अच्छे अच्छे याद कर लीजिएगा, है ना। Those parties that lose in elections, साफ सीधी सी functions of a political party, number 1 to contest election, number 2 if they win election, जोड़ के मैं पढ़ता था। functions क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, है क्या रोल पॉलिटिकल पार्टी प्ले करता है डेमोक्रेसी में साहब, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, उसको एक्सप्लेन कर देता मैं अपने हिसाब से कि be it a small or be it a major election, be it any election, a district level or a national level, in every election there are some political parties, है ना। So political parties contest elections. If they win election, they form the government. If they lose election, they form the opposition. ठीक है। Political parties shape the public opinion, जैसे यहाँ पे लिखा है। They shape the public opinion. They bring forward policies and programs. Shape public opinion and they raise and highlight issues. कैसे public opinion shape करते हैं? जैसे मानो कोई बहुत ही घिनौना हादसा हो गया किसी के साथ, तो वो उस हादसे को पॉलिटिकल पार्टीज उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी, या किसी के साथ सरकार ने अन्याय कर दिया तो वो जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो उसकी आवाज उठाएंगी ताकि लोगों को, जनता को पता चले कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है। तो वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, वो कहती है कि देखो इस सरकार में ये गलत है, महंगाई बढ़ गई है, या फिर देश की सुरक्षा को खतरा है ना, या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को खतरा है, सच या झूठ। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी बातें बोलती हैं, क्यों, टू शेप द पब्लिक ओपिनियन, दे वांट टू शेप द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं, द रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, कुछ भी हो जाता है तो वो क्या करते हैं, रेज करते हैं और हाईलाइट करते हैं इश्यूज को। तो पॉलिटिकल पार्टीज दे शेप द पब्लिक ओपिनियन, ये एक और चीज थी यहाँ पे। यस, लास्ट में पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। साहब आप इसको इस तरीके से समझिए कि पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू पीपल
रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो पार्टी की वजह से पार्टी ही लोगों को दिलवाती है। देखिए कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की। अब वो जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में लोगों को कौन बताएगा? बीजेपी का प्रधानमंत्री जी थोड़ी सब जगह घूम घूम के बताएंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, है ना, अलग अलग शहर राज्य गांव में, वो बताएंगे। ठीक है, उनका काम है कि लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट करवाना। या कई बार ऐसा होगा कि मानो आप राशन कार्ड ऑफिस में गए, है ना, ऐसे तो 3 महीने में राशन कार्ड 2 ही महीने में टेक्निकली आ जाना चाहिए, आप 3 महीने पकड़ के गए, 6 महीना हो गया, 7वां महीना हो गया, अब अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं आया। अब जब जाते हैं कोई परेशानी होती है तो आप क्या करोगे? आप पुलिस में जाओगे? नहीं, वो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो आप सीधा आपका जो भी लोकल एमपी या एमएलए होगा, आपके इलाके का जो भी नगर सेवक होगा या फिर जो भी, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, आप उसके पास जाएंगे और उसको अपनी समस्या बताएंगे। फिर वो, अब उसको आपका वोट चाहिए, वो आपको जानता है, उसी एरिया से वो चुनाव जीता है, तो वो आपकी बात मानेगा और फिर वो आपकी जगह जाकर के बात करेगा। अब जब वो बात करेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी और आपका काम हो जाएगा। यहीं पे वो लिखते हैं, ठीक है ना, फॉरेन, और है ना, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। So because of political parties, people get access to government schemes and merchandise. Because without political parties, government will, people will not be able to get access. Political parties के बिना लोग access नहीं कर पाएंगे government schemes का। ठीक है, political parties की जरूरत वहां पर भी है। तो ये सब हो गया functions of political party। ठीक है, अब देखते हैं नेसेसिटी क्या है। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? अब तक हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी में, या व्हाट आर द फंक्शंस। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, या व्हाई आर पॉलिटिकल पार्टीज एन इंटेग्रल या एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी? ठीक है साहब, सीधी सी बात है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या होगा आंसर। सी, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज एवरी कैंडिडेट विल हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जब वो आपसे ये पूछते हैं कि नेसेसिटी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए, तो आप ये कहेंगे कि चलो मान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तुम ये पूछ रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज हटा दे तो देखो हमें क्या क्या नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज, then every candidate will have to contest election as independent candidates, and independent candidates will only talk about their independent constituencies. So somewhere the interests of the nations will be compromised. No one will be able to promise any major policy change. क्यों? जैसे बीजेपी गवर्नमेंट, जब उनका हमेशा से उनके मैनिफेस्टो में था यूनिफिकेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया, वो हमेशा से 370 और 35 से हटाना चाहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी पहले से। बीच में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, वो एक सुनहरा दौर था आपके देश के लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे। और इन दोनों के इस गोल्डन एज के समय पे ही इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत एक परमाणु सशक्त देश जो है आज बन गया, जो आज उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत गिने चुने देश हैं जिनके पास परमाणु शस्त्र है। ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान ने हमसे चोरी कर लिया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो है ना, पगला किम जो, हाँ, उसके पास भी पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान ने उसको बेच दिया था। ठीक है, खैर आप यहाँ ध्यान देना, मतलब बहुत बहुत परेशान किया है पाकिस्तान ने इंटरनेशनली, और अभी किम जो उसी की धमकी देता है सबको। हाँ, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक प्रॉमिसेस। ठीक है साहब, वो आपसे ये पूछते हैं नेसेसिटी क्या है, वो आपसे पूछेंगे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। सो वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टी के सब लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ेंगे। अब क्या है कि कोई बड़ा पॉलिसी चेंज, अब जैसे बीजेपी ने कैसे क्यों प्रॉमिस किया था, हर बार वो चुनाव से पहले उनके मैनिफेस्टो में होता था, प्रॉमिस करते थे कि हम कश्मीर को भारत से जोड़ेंगे, अभी उन्होंने कर भी दिया। ठीक है, कुछ साल पहले। अब अगर मानो कि बीजेपी पार्टी नहीं होती, कोई एक व्यक्ति होता, तो वो कैसे मैनिफेस्टो में लिख देता, और कैसे लोगों को बोल देता। उसके साथ तो कोई नहीं है, पर बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी 300 के ऊपर कुछ सीटें हैं लोकसभा में, तो वो बोल सकते हैं। देखो, जब आप अकेले हो ना, तो आप अपने लोगों को कोई बड़ा कदम या कोई बड़ा पॉलिसी चेंज प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मेजर डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते। वो डिसीजन पार्लियामेंट में सबको मिलकर के लेना पड़ेगा, और पार्लियामेंट में बाकी जितने लोग हैं आप नहीं जानते, बीजेपी 300 लोगों को जानती है क्योंकि 300 लोग उसी के पार्टी के, है ना। सो विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट विल हैव टू कंटेस्ट एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, प्लस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करेगा।
लद्दाख में या लेह में लोग मर रहे हैं तो वो बाद की बात है। पहले सातारा में हमारे यहाँ राशन की दुकानें 15 कम है, और राशन की दुकानें 15 नहीं, एक काम करो 20 खोल दो, 5 सेफ्टी एडवांस के लिए। इस दिन एक बंद हो गई तो लोग दूसरे के यहाँ जाएंगे। तो लोग जो है सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में कोई नहीं सोचेगा। हाँ, लद्दाख ले, अरे तो लद्दाख ले वाले को परेशान होने दो ना, मैं अपना सतारा, मैं अपना कोल्हापुर, मैं नागपुर के बारे में तो पहले बात कर लूँ। तो यही सब होगा, ठीक है। So we need political parties to maintain a stability. We need political parties because without political parties, every candidate will have to contest elections as independent candidate. Independent candidates will only talk about their independent constituencies. तो देश के हित कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और साइड हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस विल बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। एंड यू नो यहाँ पे हम और एक चीज देखेंगे, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन. No one will take responsibility for the entire nation because people will be too busy in taking responsibility for just their constituency. Political parties fulfill those needs that every representative government has, and therefore political parties are a necessity for democracy. We need political parties because they are very important. क्यों? Because no representative government is fulfilled. Representative देखिए, डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट यानी कि आपके देश के 2.5 करोड़ की आबादी है, कोई भी बड़ा फैसला लेना है तो 2.5 करोड़ लोग साथ में आ जाओ, फैसला ले लो। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो 2.5 करोड़ लोग जो है ना, वो 2,500 उम्मीदवार चुनेंगे, वो उम्मीदवार आपस में बहस करके उनके बदले में सरकार चलाएंगे और जो है फैसले लेंगे, ठीक है। सो पॉलिटिकल, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? Without political parties, every candidate will have to contest elections as independent candidates. Independent candidates will talk about independent constituencies, so the interests of the nations will somewhere be compromised, है ना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि if everyone is contesting elections as independent candidate, no one will be able to promise any big or major change in the government, है ना। No one will be responsible for the nation, है ना। एवरीवन विल बी बिजी इन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये सारी चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारी चीजें हैं, ऑलराइट। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? अब आपके पास कितनी पार्टियां होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से, माफ कीजिए, पूछ सकते हैं, है ना। करेंटली हाउ मेनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो अभी टोटल करीब 750 पार्टीज, मोर देन 750, यानी कि 750 प्लस पार्टीज अब तक, जब ये आपकी बुक छपी है तब तक, अब तो 1000 भी पार हो गया होगा, अब तक 750 से ज्यादा पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। ओनली वन पार्टी इज अलाउड। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। 1 पार्टी सिस्टम वेयर देर इज ओनली 1 मेजर पार्टी। 2 पार्टी सिस्टम where there are only 2 major parties. Multi-party system where there are multiple major parties. 1 party system where there is only 1 major party and only this party is allowed to form the government. 2 party system where there are only 2 major parties and only one of these 2 parties can form the government. Multi-party system where there are multiple parties and any of these parties can alone or in a coalition, any of these parties can single handedly or together form the government. ये हो गया 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। वो ऑब्जेक्टिव में ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि विच पार्टी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एन अनडेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम? So it is 1 party system. Why? Because there is no meaningful choice to the audience. 1 party system में ऑडियंस के पास चॉइस नहीं है। हाँ, तुम उम्मीदवार बदल रहे हो, पिछली बार केंचो आया था, अभी डोचे आया है, चलो ठीक है, अभी ये समैंथा आई है, यानी कि मतलब आप कैंडिडेट्स बदल रहे हो पर पार्टी एक ही है, और हर पार्टी की एक फिक्स विचारधारा होती है, तो पार्टी एक ही है। तो अनडेमोक्रेटिक माना जाता है 1 पार्टी सिस्टम को। इसलिए चाइना के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक मानते भी नहीं है, क्योंकि हर बार सरकार एक ही पार्टी की बन रही है। 2 पार्टी सिस्टम, अब आप सोचते होगे अमेरिका और यूएस में 50 पार्टी होगी, है ना, अमेरिका या यूके में। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी 2 पार्टी सिस्टम है, यूके में भी 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स अमेरिका में है मेरे ख्याल से, यूके का भी मुझे याद था, मुझे ठीक से अभी याद नहीं, ठीक है। तो 2 पार्टी सिस्टम में देयर आर 2 मेजर पार्टीज एंड एनी वन ऑफ देम कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। 1 पार्टी देयर इज ओनली 1 मेजर पार्टी, ठीक है ना, एंड गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय दिस पार्टी, ठीक है। Which type of party system is
ऑल्सो नोन एज अनडेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। ऑल राइट, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा अब मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, छोटा नहीं, इनफैक्ट एक पेज का पूरा बड़ा एक्सट्रैक्ट दिया है। इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, इन केस जो है अगर वो ऑब्जेक्ट माफ कीजिए केस बेस्ड में आता है। एकदम शॉर्ट में आपको बताया जाए तो 4 महिलाएं हैं, 4 सहेलियां हैं, क ख ग घ, आप समझिए ABCD, 4 सहेलियां हैं, चारों साथ में पड़ी हुई थी और एक ही गांव की बच्चियां हैं, एक ही इलाके की। अब जब चारों बच्चियां बड़ी हुई तो स्कूल कॉलेज जब ये जाती थी ना, तो ये हमेशा से समाज में किसी के साथ कुछ बुरा होता था ना, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो ये हमेशा आवाज उठाते थे। सर मतलब किसी ने किसी के साथ अन्याय कर दिया, किसी के साथ किसी को ठग लिया, या फिर सरकार अगर कुछ गलत कर रही है, तो ये लोग जम करके आवाज उठाती थी, चारों सहेलियां। और चारों की सोच एकदम एक जैसी थी, इसलिए इन चारों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। यानी कि दे वर ऑलवेज प्रोटेस्टर्स, दे वर ऑलवेज पीपल हु स्पोक अगेंस्ट द इनजस्टिस, है ना, मोर्चा निकालना, आंदोलन करना, ये बचपन से करती थी चारों लड़कियां। अब धीरे धीरे समय बीता, चारों स्कूल कॉलेज गई, फिर उसके बाद चारों की शादी हो गई, और चारों शादी करके 4 अलग अलग शहर में चली गई। पहले चारों एक ही शहर में थी, अब चारों शादी करके 4 अलग अलग जगह चली गई। लेकिन शादी होने के बाद भी इनके अंदर का वो जो जुनून था वो कम नहीं हुआ। शादी होने के बाद भी जिस शहर में या जिस इलाके में आ गई, वहां किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा था या कोई गलत चीज हो रही थी, तो ये लोग उसके खिलाफ भी, कि हमारे साथ हो या किसी और के साथ, ये लोग उसके खिलाफ भी जमकर आवाज उठाते थे। अब कथा ये कहती है कि एक दिन ये चारों मिले और इन्होंने ये सोचा कि, और चारों बहुत फेमस हो गए थे कि ये लोग तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, जम का आवाज उठाते हैं, है ना, दे बिकेम वेरी फेमस। तो चारों एक दिन मिले और चारों का बेसिकली पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही था कि हम आवाज उठाते हैं हर गलत चीज के खिलाफ, लेकिन आवाज उठाने से क्या होता है, हम 2 4 6 महीना आंदोलन करेंगे तब जाके जिस इशू के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो सॉल्व होगा। एक इशू को हमने सॉल्व कर दिया आंदोलन कर करके, 4 6 महीना, कई बार 1 1 2 2 साल आंदोलन करना पड़ता है। उसके बाद जाके ऐसे हजारों इश्यूज हैं, ऐसे हम हर इशू के लिए 1 1 2 2 साल, 5 5 6 6 महीना आंदोलन करेंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन इश्यूज खत्म नहीं होंगे। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इश्यूज खत्म हो जाए। तो इन्होंने ये सोचा कि हम लोग खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, खुद चारों लोग एक पार्टी बनाएंगे, हमारी पार्टी की सरकार बन गई तो हमारी सरकार में हम ये इश्यूज आने ही नहीं देंगे, एक बार में सारा झंझट खत्म। लेकिन फिर इन्होंने अपने गांव के एक बुजुर्ग किशन जी को कंसल्ट किया और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। इनके मन में पता है क्या डर था, कि हम चारों मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बना तो लेंगे, हमारे चारों के अंदर समाज की सेवा करने का भूत सवार है, लेकिन आज हम पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे तो कल को जो लोग मेरे लिए तालियां बजाते थे, कल की बात है, कल जो लोग मेरे को सपोर्ट करते थे, जो मेरे बारे में अच्छा बोलते थे, वो परसों आके क्या बोलेंगे कि इनको तो हमेशा से वोट का लालच था। माफ कीजिए, इनको हमेशा वोट का लालच था, इनको वोट चाहिए था, इसलिए पहले इन्होंने इतना ढोंग ढकोसला किया, है ना। ये राजनीति में उतर गए, सारे राजनेता गंदे हैं, राजनीति कीचड़ है, ये भी कीचड़ में उतर गई तो ये चारों भी अब गंदी हो गई, तो उनको इस चीज का डर था। तो किशन जी से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो किशन जी उनको एक जवाब देते हैं, ठीक है, कि पॉलिटिक्स शुड बी अ मॉरल फोर्स, कि तुमको बिल्कुल जो है पार्टी शुरू करनी चाहिए, और अच्छी पार्टी शुरू करो, अच्छी नीयत से, तुमसे ही बदलाव आएगा। ऐसे खैर सवाल यहाँ पे ये है, Kishan ji is no more. What would be your advice to these 4 activists? Should they form a new political party? Can a political party become a moral force in politics? क्या political party moral force बन सकती है? Moral force यानी कि अच्छी political party हो सकती है। क्या वाकई कोई ऐसी political party होगी जिसने कभी घूस नहीं लिया, किसी ने कोई गलत या गंदा काम नहीं किया, है ना? तो कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी अ मॉरल फोर्स? अच्छा बन सकती है पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल बन सकती है। तो अगर किशन जी की जगह आपको एडवाइस करना होगा, व्हाट वुड यू एडवाइस टू दीज 4 एक्टिविस्ट, इनको अपनी पार्टी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, तो आप लिख सकते हो कि हाँ मैं जानता हूँ राजनीति एक दलदल है, कचरा है, लेकिन उसके बाद भी इस कचरे को साफ करने की शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी होगी। तो इन चारों महिलाओं को बिल्कुल पार्टी बनानी चाहिए। कई लोग इन्हें मिस इंटरप्रेट करेंगे, इन्हें गलत समझेंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें पार्टी बनाकर अच्छा काम करते रहना चाहिए। अगर ईश्वर की कृपा से इनकी सरकार बन गई तो ये और अच्छा काम करेंगे, ठीक है। Can a political party become a moral force? It can, it can. हाँ, what should that party be like? है ना, पार्टी कैसी होनी चाहिए वो? तो वो पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो हर 1 2 महीने में जिसके कैंडिडेट्स अपने इलाके में घूमे,
अपने इलाके का निरीक्षण करें, ठीक है, ऐसे आप अपने हिसाब से कुछ लिख देना। गुड पॉलिटिकल पार्टी दैट्स मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। तो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी मॉरल फोर्स बन सकती है। फिर वन पार्टी सिस्टम, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम बट मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज। क्यों? बिकॉज देर इज नो चॉइस। तो कल को पूछ सकते हैं वाई वन पार्टी सिस्टम, चलो मानते हैं अनडेमोक्रेटिक कहते हैं, पर क्यों वन पार्टी सिस्टम को अनडेमोक्रेटिक कहते हैं? क्योंकि वहां कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम, you know, there are two major parties, only the two main parties have serious chance to form the government. टू पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम का एक ही एग्जांपल है चाइना, टू पार्टी सिस्टम में यूएसए यूके, मल्टी पार्टी सिस्टम में इंडिया बांग्लादेश, ऐसे एग्जांपल दे सकते हो आप। हाँ, वो ये भी पूछते हैं कि कोलिशन कहाँ मिलता है। देखो, दो तरीके के सवाल आते हैं पार्टी सिस्टम में से ऑब्जेक्टिव में। विच पार्टी सिस्टम इज एंड विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज नोन एज एन अनडेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम? वन पार्टी सिस्टम। विच पार्टी सिस्टम इज नोन एज बाय पार्टी सिस्टम? टू पार्टी सिस्टम। विच पार्टी सिस्टम इज नोन फॉर हैविंग कोलिशंस, या विच पार्टी सिस्टम हैज कोलिशन? मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो, कोलिशन और अलायंस में क्या अंतर होता है? कोलिशन मतलब दो पार्टियां हैं, दोनों ने अलग अलग अपने अपने दम पर चुनाव लड़ा, बाद में किसी की 25 सीट आई, किसी की 20 सीट आई, किसी को बहुमत नहीं मिला, तो फिर चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अपने अपने दम पर दोनों ने चुनाव लड़ा, और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दोनों ने साथ में आके सरकार बनाई। तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब दो पार्टियां साथ में आके सरकार बनाती है तो कोलिशन है। अलायंस मतलब कि चुनाव शुरू होने से पहले, चुनाव के पहले ही आपने तय कर लिया कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो अगर सातारा से मेरा उम्मीदवार उतर रहा है तो तू अपना उम्मीदवार मत उतारना, खोपोली से अगर तुम्हारा उम्मीदवार उतर रहा है तो मैं अपना नहीं उतारूंगा। क्यों? एक एरिया से दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, दोनों एक दूसरे के वोट खाएंगे ना। तो ऐसा नहीं होता। अलायंस मतलब अपने दम पर नहीं चुनाव लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे। यानी कि बेसिकली इलेक्शन से पहले ही जब पार्टियां साथ में आ जाए तो वो अलायंस है, और इलेक्शन के बाद अगर पार्टियां साथ में आए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तो कोलिशन है, ठीक है। तो कोलिशन कहाँ देखा जाता है? मल्टी पार्टी सिस्टम में। ऑल राइट। Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because of the social and geographical diversity. यहाँ से भी वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, जैसे वो ये सवाल पूछ रहे थे आपसे कि why one party system is undemocratic? Because it offers no choice. There is only one choice, one party. वैसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि why India adopted multi party system? तो इसका आंसर आप लंबा चौड़ा लिख सकते हैं कि पहले तो एक्सप्लेन कर देंगे मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया क्योंकि इंडिया काफी डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, मल्टीपल 3-4 ऐसे लिख देना, हर आधार पे इतनी डाइवर्सिटी है। तो इतने डाइवर्स कंट्री में एक पार्टी का से काम चलाना बहुत मुश्किल है। प्लस वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हर कंट्री का जो पार्टी सिस्टम है वो उस कंट्री के हिसाब से बदल चलता है। जैसे आप कहोगे कि सर अमेरिका तो इतना विकासशील देश है, नंबर 1 मानते हैं, ब्रिटेन भी बहुत अच्छा देश है, इन दोनों देशों में टू पार्टी सिस्टम ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा विचारधारा नहीं है, ज्यादातर लोग सेम ही है, एक ही धर्म के लोग ज्यादातर भरे हुए हैं, और कैपिटलिस्ट लोग अमेरिका में ज्यादा मिलेंगे, कैपिटलिस्ट ही है, तो वो क्या करेंगे 50 पार्टी का जब लोग ही 50 तरीके के नहीं है। तो वहां पे इसलिए उन्होंने मेन दो ही पार्टियां रखी। यूके में भी सेम दो ही पार्टियां हैं, ठीक है। तो बेसिकली ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम, यानी कि हर कंट्री का अपना पार्टी सिस्टम बनता है उस कंट्री की सिचुएशन को देख करके। जैसे भारत की सिचुएशन में एक या दो पार्टी से काम चल ही नहीं सकता था, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम बना। उन देशों में चल सकता था, इसलिए वहां पे 1 या 2 पार्टी सिस्टम बना। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफकोर्स पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, ठीक है, कई देशों में। इनफैक्ट कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कि टेबल्स आपको दे देते हैं और आपको बस बहुत सिंपल है, नंबर रीड करके ये बताना है कि कौन से देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। ऐसा भी सवाल आता है कि इन देशों के बाद वो आपसे कॉन्टिनेंट पूछेंगे कि विच एरिया हैज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि देश कहाँ पे आते हैं। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन साउथ एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया, उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहीं पर नहीं है। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अब आप अलग अलग
टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम आप देख चुके हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब आप टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम में तो तीन तरीके के पार्टी सिस्टम हमने देखे, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, वहां तीन थे। टाइप्स ऑफ पार्टीज में दो ही है, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन सी पार्टी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टी बनने के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टेट पार्टी या रीजनल लोकल पार्टी बनने के लिए। स्टेट पार्टी, रीजनल लोकल पार्टी एक ही है, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो नोन एज रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। जैसे स्टेट पार्टी को रीजनल या लोकल पार्टी भी कहा जाता है, वैसे नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन पार्टीज के पास स्पेशल रिकॉग्निशन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास से, मतलब ये यूनिक सिंबल यूज कर सकती है। इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो आप कहोगे सर हर पार्टी का सिंबल तो अलग अलग है, बड़ी बड़ी पार्टीज का। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, मेरी कोई छोटी सी पार्टी है, मैंने अपना सिंबल क्या रखा, कलम। मानो मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल रखा कलम, ठीक है। छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र में मानो, ठीक है। ये चलो मध्य प्रदेश में मेरी छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है, भोपाल में हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है कलम। तो हाँ, और अब क्योंकि भोपाल में हम चुनाव लड़ रहे हैं तो भोपाल में कोई और पॉलिटिकल पार्टी का सेम सिंबल या मिलता जुलता सिंबल भी नहीं हो सकता, कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन वो सिंबल जो है वो मुझे दिया नहीं गया, इलेक्शन कमीशन ने ऑथोराइज किया है, पर वो ऐसा नहीं है कि वो सिंबल कोई और नहीं रख सकता। मतलब भोपाल में नहीं रख सकता, पर मानो कि कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने भी अब तुम्हारा कलम ऐसा है, उसने अपना ऐसा कलम का सिंबल रखा है, चल जाएगा, इलेक्शन कमीशन अलाउ कर देगी। क्यों? क्योंकि ये छोटी पार्टीज है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज नहीं है। नेशनल पार्टीज होती, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती तो नहीं, नेशनल पार्टी हर जगह है। अभी छोटी सी भोपाल की पार्टी है, इसने कलम को अपना सिंबल बनाया, ये पार्टी भोपाल के बाहर तो कहीं है नहीं, है ना। भोपाल क्या, मध्य प्रदेश के बाहर दूर कर्नाटक में कोई किसी का कलम से मिलता जुलता या सेम एग्जैक्टली सेम नहीं है, पर कलम ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, तो इलेक्शन कमीशन उसको अलाउ कर देगा। लेकिन एक बार तुम्हारी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तब तो तुम मध्य प्रदेश में भी होगे, तुम चाहे सरकार हो या ना हो तुम्हारी उन राज्य में, पर तुम मध्य प्रदेश में भी होगे, तुम कर्नाटक में भी होगे, तब वो अलाउ नहीं करेगी। मतलब किसी पार्टी का अगर सिंबल कलम है, माफ कीजिए कमल है, कमल, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल अगर कमल है, तो तुम कमल की जगह कमल के ऊपर माता सरस्वती बैठा के बना दो, नहीं, कमल से मिलता जुलता कोई सिंबल अब अलाउड नहीं है, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को यूनिक सिंबल मिलता है जो सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा बजट भी ज्यादा मिलता है, कि आप चुनाव में बाकियों के मुकाबले लिमिट थोड़ा ज्यादा होता है। हर बार चुनाव में इलेक्शन कमीशन एक लिमिट तय कर देता है कि चुनाव प्रचार में मान लीजिए कोई भी पार्टी 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती, पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो लिमिट 30 लाख तक की जा सकती है। खैर, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, आप इस भसड़ में मत पड़िए, शुभम सर के स्टूडेंट से डायरेक्ट डेफिनेशन देखिए। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर नेशन वाइड पार्टीज। national political parties are nationwide parties. These parties have their units all across the country, their offices, या these parties have their outlets all across the country, हर जगह इनका presence है। These parties have their presence all across the country, nationwide है ना। हर एवरी यूनिट फॉलोज द सेम पॉलिसी हर जगह। ये पार्टी कश्मीर में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, हर जगह इनकी जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की पॉलिसी, सेम पॉलिसी फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आप ये भी लिख सकते हो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर नेशन वाइड पार्टीज, दीज आर प्रेजेंट ऑल ओवर द कंट्री इन मल्टीपल स्टेट्स, है ना। national political parties, all are present everywhere, they follow the same policy. National political parties are also known as recognized political parties because they are given, recognized political party का status किसने दिया, इलेक्शन कमीशन ने। तो national political parties are also known as recognized political parties. Why? Because they are given special recognition by the election commission of India. They are also given certain relaxations, है ना, which other parties do not have. A unique symbol इनको जो दिया जाता है, ठीक है, है ना। प्लस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। ऊपर स्टेट पार्टी का दिया है रेड कलर से, पिंक वाला आप देखिए, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। देखो दो कंडीशन होती है,
पहली वाली कंडीशन में इंटरनल चॉइस है, जैसे आपके एग्जाम में होगा भैया या तो ये कर ले या ये कर ले। दूसरी वाली कंडीशन कंपलसरी है, यानी कि क्या, दूसरी कंडीशन है कि 4 सीट लोकसभा में, जो नेशनल लोकसभा है, संसद भवन, 4 सीटें तुम्हारी कम से कम लोकसभा में आनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा 2 चीजें उसमें चॉइस है, या तो तुम ये कर लो पार्टी से कि 6% वोट लेकर आओ लोकसभा इलेक्शन में, है ना, या असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, 6% वोट लोकसभा में लेकर आओ या 4 स्टेट इलेक्शंस में लेकर के आओ, यानी कि 4 राज्यों के स्टेट इलेक्शंस में। A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states, ठीक है, and wins at least 4 seats in Lok Sabha, ठीक है। साहब सीधी सी बात है, या तो आप 6% वोट लेके आइए लोकसभा में, या तो आप 4 स्टेट, जो आप कह सकते हो कि जो स्टेट यानी राज्य के चुनाव होते हैं असेंबली इलेक्शंस में, 6% वोट लेके आओ 4 राज्यों के, या और या तो नहीं, तीनों में चॉइस नहीं है, शुरू के 2 में चॉइस है, तीसरा वाला कंपलसरी है। तो या तो आप 6% वोट लेके आइए लोकसभा इलेक्शन में या इन दी असेंबली इलेक्शंस ऑफ एनी 4 स्टेट्स, और आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, और 4 सीट्स लेके आइए कम से कम लोकसभा में, तो आप नेशनल पार्टी के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्टेट पार्टी नीचे आप पढ़ोगे, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ स्टेट पार्टीज क्या है। स्टेट पार्टीज चलो नीचे जाकर ही बताते हैं। These parties are commonly referred to as regional parties. जैसे national parties are also known as recognized parties, state parties are also known as regional parties, ठीक है। Some of these, देखो regional party है तो इसका ये मतलब नहीं है कि state party है तो एक ही स्टेट में रहेगी, नहीं, एक से ज्यादा स्टेट में भी हो सकती है, 2 या 3 4 स्टेट में, 2 या 3 स्टेट में ये हो सकती है। जैसे बहुत सारी पार्टीज हैं जो यूपी में भी है, बिहार में भी है, आसाम में भी है, बंगाल में भी है। तो कई पॉलिटिकल स्टेट पार्टी का मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये एक ही स्टेट में रहती है, नहीं, कई स्टेट पार्टीज हैं जो एक के साथ साथ मल्टीपल स्टेट्स में है, पर वो नेशनल पार्टी नहीं है। क्यों? नेशनल पार्टी क्या है? नेशनल पार्टीज आर नेशन वाइड पार्टीज विच हैव देयर प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री, and all over the country, all their units follow the same policy. National parties are also known as recognized political parties, है ना, they are given special privileges by the Election Commission of India, like they are given a unique symbol, है ना। साथ ही साथ the eligibility criteria for becoming a national party is that either you need 6% vote in Lok Sabha election or assembly election of 4 states, and you need at least 4 seats in Lok Sabha. ये हो गया नेशनल पार्टी या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। स्टेट parties are the parties which are found in one or more states. These are also known as regional parties, ठीक है ना। and these are also known as regional parties, ठीक है। एग्जांपल दे देना, नेशनल पार्टी में बीजेपी कांग्रेस, स्टेट पार्टी में शिवसेना का एग्जांपल, या जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट। मैं तो शिवसेना का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, और पार्टीज का एग्जांपल आप दे सकते हैं स्टेट पार्टी में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ स्टेट पार्टी, तो ऊपर यहाँ रेड कलर से लिखा है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। देखो नेशनल पार्टी बनने के लिए 2 कंडीशंस में से जो पहली वाली कंडीशन है उसमें चॉइस है, ठीक है, या तो ये कर लो या ये कर लो, और ये वाला तो पक्का करना है। स्टेट पार्टी में कोई चॉइस नहीं है, 2 कंडीशन है, कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, दोनों करना है। Eligibility criteria for becoming a national party, at least 6% vote in Lok Sabha elections or assembly elections of any 4 states, and at least 4 seats in Lok Sabha. Eligibility criteria for becoming a regional party or becoming a state party, है ना, you can have 6% vote, at least 6% vote in state elections and at least 2 seats, है ना, 2 सीट चाहिए स्टेट असेंबली में। 6% वोट स्टेट इलेक्शन में लेकर आओ और 2 सीट लेकर आओ, तो आप जो है बन जाओगे स्टेट पार्टी, ठीक है। अब कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखिएगा। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से काउंट ले लेते हैं कितनी पार्टीज है। कांग्रेस है हमारे पास, फिर बीजेपी है 2, कई बार वो पूछते भी हैं कि हाउ मेनी पार्टीज, नेशनल पार्टीज आर देयर। तीसरा बहुजन समाज पार्टी, चौथा सीपीआई एम, 5वां सीपीआई और 6वां एनसीपी। तो आपकी बुक के हिसाब से 7 8 नहीं 6 ही नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, शुभम सर दूध की मलाई आपके लिए लेके आए हैं, जो अंडरलाइन किया है सिर्फ उतना ही समझिएगा।
इट इज द ओल्डेस्ट पार्टी। साहब सीधी सी बात है, गांधी जी के जमाने से पार्टी चल रही है तो इससे पुरानी कोई पार्टी नहीं है। इट इज द ओल्डेस्ट पार्टी। इट वाज फाउंडेड इन 1885, है ना। एंड यू नो द इट गिव इंडिया इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो देखिए इसमें याद क्या करना है, इतना तो आपको पता होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज फाउंड इन 1885। इट इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन द एंटायर कंट्री। इट गिव इंडिया इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा अलायंस कौन सी पार्टी का है। यूपीए अलायंस को, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए को कौन लीड करता है? कांग्रेस। और एनडीए, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए फौजी से आप याद रख सकते हो, है ना। एनडीए अलायंस को बीजेपी लीड करती है। भारतीय जनता पार्टी, ऑल्सो नोन एज भारतीय जनसंघ, वाज फाउंडेड इन 1980, 1980 में। हाल ही में इनफैक्ट फॉर्म हुए हैं। 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2023, यानी कि करीब 43 ईयर्स हुए हैं, अराउंड 40 साल हुए हैं इसको। कांग्रेस पार्टी को कई दशक हो गए, कई सदियां हो गई, इसको हार्डली 40 साल हुए हैं, लेकिन ये पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी। बीजेपी वॉज फाउंडेड इन 1980, ऑल्सो एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज भारतीय जनसंघ। अभी पार्टी शुरू हुई तो ये भारतीय जनसंघ, इसलिए बीजेपी के लोगों को कई लोग संघ के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता कहते हैं, आरएसएस की तरह। सो बीजेपी वॉज फाउंडेड इन 1980। ओरिजिनली इट वॉज, इसका पुराना नाम भारतीय जनसंघ था, बाद में भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी कर दिया। कल्चरल नेशनलिज्म में पार्टी विश्वास रखती है, हिंदुत्व में। इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, इस पार्टी का हमेशा से ये ऑब्जेक्टिव था, अ फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, और ये इन्होंने फुलफिल कर दिया। ठीक है ना। एनडीए, ये जिस अलायंस को लीड करते हैं वो एनडीए। कांग्रेस में हमने क्या देखा, है ना, इट वाज फाउंड इन 1885, ओल्डेस्ट पार्टी, गिव इंडिया इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, है ना। उसके साथ साथ इट लीड्स द अलायंस कॉल्ड द यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। बीजेपी ने हमने क्या देखा, इट वाज फाउंडेड इन 1980, अर्लियर नोन एज भारतीय जनसंघ, है ना। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म या द आइडिया ऑफ हिंदुत्व, है ना। इट ऑलवेज वांटेड अ फुल टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, है ना। लीड्स एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कांग्रेस यूपीए अलायंस को लीड करती है और बीजेपी एनडीए अलायंस को लीड करती है। बहुजन समाज पार्टी, इट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडर ऑफ कांशी राम जी, इसलिए दलित्स, आदिवासी, ओबीसी, एससी एसटी, दलित्स में आ जाएंगे, एससी एसटी, ओबीसी, आदिवासी। जो बहुजन समाज है, यानी कि जो अल्पसंख्यक समाज है, जिनकी संख्या कम है, जिनके ऊपर सालों से प्रताड़ना की गई है, उस समाज को जो है ये आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो बहुजन समाज जो है, जो बहुजन लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग जैसे दलित हो गए, एससी एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, आदिवासी हो गए, इन लोगों की आवाज बनती है बहुजन समाज पार्टी। इसको कांशी राम जी ने फाउंड किया था और करेंटली मायावती जी इस पार्टी को लीड कर रही है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, याद रखिए सीपीआई नहीं, सीपीआई एम। ठीक है, ये पार्टी मार्क्सिज्म में विश्वास रखती है, यानी कि कार्ल मार्क्स की थोड़ी पुरानी विचारधारा में। ठीक है, सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सीपीआई एम वाले ना थोड़े मॉडर्न है, आप कह सकते हो सीपीआई वालों से। सीपीआई एम वाले कम्युनिज्म में विश्वास रखते हैं पर डेमोक्रेसी को भी मानते हैं, ये डेमोक्रेसी को मानते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को सही मानते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म के खिलाफ है सीपीआई एम वाले। सीपीआई वाले कट्टर कम्युनिस्ट वाले, ये है ना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को तो मानते हैं लेकिन इन जनरल डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये कट्टर लेनिनिज्म वाले हो गए। ठीक है, सीपीआई एम वाले मार्क्सिज्म वाले लोग, जो आप कह सकते हो कि मानते हैं किसमें, डेमोक्रेसी में मानते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स में मानते हैं। ठीक है, सीपीआई वाले ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में मानते हैं, पर ये लेनिन के फॉलोअर्स है। इसको बहुत डिटेल में आप अलग से इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा कि दोनों पार्टियां शुरुआत में एक ही थी और उसके बाद दोनों कट करके अलग हुई। ठीक है ना। 1925 में सीपीआई बनी, 1964 में सीपीआई से सीपीआईएम अलग हो गई। ठीक है,
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी जिसके नेता है, ठीक है ना। फॉलोइंग अ स्प्लिट इन दी कांग्रेस, जैसे सीपीआई से ही सीपीआईएम निकली है, वैसे कांग्रेस पार्टी 1885 ओल्डेस्ट पार्टी है ना, गिव इंडिया इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसी पार्टी में से एनसीपी टूट के अलग निकली थी 1999 में, यानी कि अभी हाल ही में कुछ 23-24 साल पहले। तो एनसीपी इज अ स्प्लिट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, ठीक है, एंड इट इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र स्टेट। इन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी महाविकास आघाड़ी नाम से, जिसमें अभी तो शिंदे जी की, अभी तो बीजेपी के सपोर्टेड सरकार है। पहले बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, इन तीन पार्टीज ने मिलकर के सरकार बनाई थी। स्टेट पार्टीज क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। रीजनल पार्टीज, ठीक है, यहाँ मुस्लिम लीग आपको एक दिखेगा, ये याद रखना। अगर वो रीजनल पार्टीज का एग्जाम्पल कहते हैं तो मुस्लिम लीग लिख सकते हो या शिवसेना लिख सकते हो, ठीक है। मुस्लिम लीग नाम की पार्टी आज भी है भारत में। नाउ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। We have seen how crucial political parties are for the working of democracy. Since parties are working of democracy, since parties are the most visible face of democracy. ठीक है, सीधा आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। What are the challenges faced by political parties? ठीक है। The first challenge is, माफ कीजिए, the first challenge is lack of internal democracy. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। The first challenge is lack of internal democracy. पता नहीं यहाँ क्या हो गया। खैर यहाँ पेन इतना ठीक से मैं नहीं चला पा रहा, माफ कीजिएगा। लेकिन लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी जो है ये पहला चैलेंज है, ठीक है। क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इज द फर्स्ट चैलेंज। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी जो है ये पहला चैलेंज है किसी के लिए भी, ठीक है। लैक ऑफ इंटरनल, एक एक करके चैलेंजेस देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि क्या? लेकिन यानी कि पार्टी में अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इसका मतलब कि जो भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो सब कौन ले लेता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, जो अंडरलाइन किया है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। concentration of power in the hands of few leaders at the top, and they do not conduct internal elections, ordinary members of the party do not get sufficient information, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पहला चैलेंज जो है वो है इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टी में कभी चुनाव नहीं होते, कोई छोटा कार्यकर्ता कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही ईश्वर की कृपा से टैलेंट क्यों ना हो, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वो उसका चेहरा पार्टी के फोटो पे नहीं होगा, पार्टी के पोस्टर पे, क्योंकि वो छोटा कार्य करता है। कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है, कि चुन करके आप आइए, नहीं। प्लस जो भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? वो बड़ी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स लेते हैं, छोटे लीडर्स से कंसल्ट भी नहीं किया जाता। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते पार्टी में। दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का। डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि परिवारवाद। जैसे आपके प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पहले माँ पार्टी की अध्यक्ष है, फिर बेटा बन गया, फिर वापस माँ बन गई, फिर बेटा बन गया, फिर माँ बन गई, उसके बाद किसी और को बना दिया अभी। तो डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि परिवारवाद की, जब एक परिवार ही पार्टी बन जाती है कि मैं अपने बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी मानूंगा। मैंने पॉलिटिकल पार्टी तो समाज सेवा का कार्य है, लेकिन समाज सेवा से पहले परिवार सेवा है। मेरा परिवार सुखी है तो मैं सुखी हूँ, तो पहले मैं अपनी कुर्सी अपने बेटे को दे दूंगा, उसके बाद समाज सेवा तो मैंने इतनी की है वो बाद में देखेंगे। तो सेकंड चैलेंज इज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है ना। यानी कि कोई ऑर्डिनरी वर्कर कभी भी टॉप पर नहीं आ पाएगा, वो कभी भी पार्टी का लीडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि पार्टी का लीडर कौन बनेगा? जो पार्टी, जिसने पार्टी बनाई, वो जिसने फॉर्म की थी, उसका बेटा, उसकी बेटी या उसका कोई रिश्तेदार ही पार्टी का लीडर बनेगा। कोई ऑर्डिनरी बंदा कभी भी, ही और शी कैन नेवर क्लाइम टू द टॉप ऑफ द पार्टी। ये हो गया डायनेस्टिक सक्सेशन। थर्ड चैलेंज इज मनी एंड मसल पावर। अक्सर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए उन लोगों को टिकट दे देते हैं जिनको नहीं देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के दम पर जो है घूस खिलाते हैं लोगों को, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि घूसखोरी काफी करते हैं, गलत काम करते हैं, लोगों से रंगदारी वसूलते हैं, ठीक है। मनी एंड मसल पावर, मसल पावर यानी कि गुंडे हो गए, है ना।
बाहुबली टाइप, जैसे बाहुबली मुख्तार अंसारी यूपी में जो थे, अभी जेल में है, तो बाहुबली टाइप जिनकी इमेज होती है, ठीक है, मतलब जो थोड़े माफिया माफिया डॉन डॉन होते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं, जिनका दबदबा होता है, ऐसे लोगों को भी पार्टियां चुनाव में टिकट दे देती है, क्योंकि इसका दबदबा है इसके इलाके में, चाहे डर के दे या चाहे मर के दे, लोग तो वोट इसको देंगे ही, और हमें तो सीट जीतने से मतलब है, चाहे हमें संत सीट जितवा के दे या गुंडा सीट जितवा के दे, जितवा के दे। तो ये लोग अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन टिकट दे देते हैं जिनको नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। उसके क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स को भी अक्सर ये लोग टिकट दे देते हैं। उसके बाद लास्ट चैलेंज है, पार्टीज ऑफर नो मीनिंगफुल चॉइस। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार बन गई, और उन्होंने बाकायदा किया भी है, तो हम जो है 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। देखिए, जिनको 300 यूनिट, जिन्होंने सुना है पर जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं उनको बता दूं कि 300 यूनिट बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हमारे घर में भी कई बार महीने में 300 यूनिट बिजली नहीं यूज होती है। हाँ, आप दो दो एसी चला रहे हैं साहब और गीजर भी चलाते हैं तो बात अलग है, इतना हम तो नहीं यूज करते। एसी चलता है तो बहुत गर्मियों में और गीजर तो बहुत सर्दियों में, नहीं तो बाकी साल में 300 यूनिट नहीं पार होता है आम घर का, ठीक है। 3-4 लोगों का जिनका परिवार है, माता पिता बच्चे, 300 यूनिट बिजली बहुत होती है, उनको तो मुफ्त में ये लोग बिजली दे रहे हैं। तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, मानो इन्होंने ऐसा कहा केजरीवाल जी ने। प्लस फिर यूपी में, और ये सत्य घटना है, यूपी में जब आखिरी बार चुनाव हुए थे, है ना, योगी आदित्यनाथ जी जब दोबारा चुन के आए, उससे पहले जब यूपी में दोबारा चुनाव हुए थे, तो उस वक्त अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी सपा ने भी ये कहा था कि अगर हमारी भी सरकार यूपी में बन गई तो हम भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो अब मानो कि आम आदमी पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ रही होती, तो कितना कंफ्यूजन होता। मतलब दोनों पार्टीज ऑलमोस्ट एक ही लग रही है, देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस, देयर इज नो रियल चॉइस। वो नाम अलग है पर दोनों के दर्शन एक जैसे हैं। दोनों फ्री पॉलिटिक्स कर रही है, दोनों मुफ्त की राजनीति कर रही है। दोनों पार्टीज यूपी में, मानो आम आदमी पार्टी भी है, दोनों साथ में चुनाव लड़ रही है। ये भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, ये भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, ये इतना ये मुफ्त में दे देंगे, ये समाजवादी पेंशन योजना की, है ना, हम पेंशन देंगे सबको, जो भी सरकारी कर्मचारी है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हम पेंशन देंगे सबको। सिर्फ फौजियों को पेंशन क्यों मिले, सिर्फ फौजी क्यों पेंशन लेंगे, बाकी लोगों को भी पेंशन दो। तो ये भी मुफ्त की राजनीति, ये भी मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं। तो ऑडियंस डजंट सीज अ मीनिंगफुल चॉइस, यू अंडरस्टैंडिंग इट। There is no meaningful choice when sometimes, why? Because the parties sound so similar. You know, the people, the ideologies of the party, the promises made by the parties are so similar, so people cannot make out what's the difference. तो ये हो जाता है when there is no decline in the ideological difference. कोई ideological difference नहीं है ना, कोई सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। देखो यहाँ लिखा है पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। दो पार्टीज के बीच में अच्छा खासा अंतर होना चाहिए, तभी मैं चूज कर पाऊंगा कि मुझे इस पार्टी के साथ जाना है या इस पार्टी के साथ जाना है। पर दोनों पार्टीज एक समान है तो कैसे चूज करूंगा, दोनों ऑलमोस्ट नाम अलग है, दर्शन एक जैसे हैं। तो दैट इज द फोर्थ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी की नो मीनिंगफुल चॉइस। ऑलराइट, एंड लास्ट पार्ट में आप देखते हैं हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक डिफेक्शन का लॉ है, किस चीज का, डिफेक्शन का, ठीक है, किस चीज का लॉ है, डिफेक्शन का। डिफेक्शन का लॉ क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिफेक्शन सेज कि चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच, देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिफेक्शन का कानून ये है कि एक बार मानो आप चुनाव जीते, आप चुनाव जीते कांग्रेस से, बाद में आपको लगा कांग्रेस तो जीत तो गया लेकिन मेरे को बीजेपी में जाना है, मानो उदाहरण है, उल्टा भी हो सकता है, बीजेपी से कोई कांग्रेस में भी जा सकता है। तो आप चुनाव जीते, बोले अब मेरे को पार्टी चेंज करना है, मेरे को कांग्रेस से बीजेपी में जाना है, मैं बीजेपी में चले जाता हूँ। मैं तो भोपाल से जीता था, मैं जाता हूँ बीजेपी में, भोपाल की सीट बीजेपी की, भोपाल का नगर परिषद बीजेपी का, मेरा क्या है, मैं तो बीजेपी में आएगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर देखिए चुनाव आपने एक पार्टी से लड़ा, एक पार्टी के टिकट पे, एक पार्टी को आपसे, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए आपने चुनाव लड़ा, आप जीते, फिर चुनाव होने के बाद आप पार्टी नहीं बदल सकते, और बदलते हैं तो सीट चली जाएगी। यानी कि भोपाल की सीट पे अब कोई कोई पार्टी नहीं है, वहां दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। दोबारा तुम जीतो बीजेपी से तो तुम ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम कांग्रेस में रहते हुए भोपाल की सीट जीते और फिर बीजेपी में शामिल हो गए तो भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी के अंदर आ जाएगी, नहीं। चुनाव जीतने के बाद अगर कोई कैंडिडेट अपनी पार्टी बदलता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। ये क्या है, ये डिफेक्शन का लॉ है, ठीक है। व्हाट इज दिस, इसी को डिफेक्शन कहते हैं, ऑलराइट, है ना।
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पे और हो रहा है क्लिक इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया है कि एक एफिडेविट आपको जमा करना पड़ेगा। किसने? द सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो या किसी पार्टी की तरफ से, एफिडेविट यानी कि आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर टाइप जमा करना है, जिसमें आप बकायदा ब्यौरा देंगे अपनी कुल संपत्ति का, है ना, प्लस, है ना, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, प्लस आपको ये भी बताना है कि आपके ऊपर कितने करंट केसेस चल रहे हैं, चाहे कोई छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो, है ना, किसी की लड़की छेड़ने का, या फिर कोई मतलब आप कह सकते हो कोई संगीन अपराध, कोई भी मर्डर वर्डर कुछ भी हो, तो मतलब कोई भी अपराध अगर हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा केस, एक तो आपकी कुल संपत्ति का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा, दूसरा आपके ऊपर इस वक्त कोई केस नहीं चल रहा तो लिख दीजिए कोई केस नहीं चल रहा, और चल रहा है तो इस वक्त कितने कोर्ट केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं। आप वर्डिक्ट आया नहीं आया हमको फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट केस कितना चल रहा है। हाँ, ऐसा है कि पास्ट में कोई केस हुआ था और उसमें कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दी है, कोर्ट ने आपको निर्दोष पाया, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। करंटली जब आप एफिडेविट भर रहे हैं तो उस वक्त आपके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो वो यहां पर होता है। उसके साथ दी इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया माफ कीजिए, उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये नहीं कि पार्टी के लेवल की, मतलब पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा इसके चुनाव लड़ो, नहीं, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का, कि अकाउंटिंग कौन देखेगा, है ना, मार्केटिंग कौन देखेगा पार्टी की, बेसिक पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस के लिए आपको इलेक्शन करने ही पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी कर दिया। प्लस पार्टीज को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पार्टीज की भी कमाई होती है, लोग डोनेशन देते हैं, आप इनकम टैक्स भरते होंगे, भरना ही पड़ता होगा, अगर एक लिमिट से ज्यादा पैसा आता है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना है, बाकायदा आपको उसकी रिपोर्ट मेंटेन करनी है। कभी भी इलेक्शन कमीशन या सीबीआई या फिर कोई भी सरकारी संस्था आपसे मांगेगी तो आप सीधा दिखा सकते हैं। So it is mandatory to hold organizational elections, also at the same time to maintain your income tax files and to file income tax regularly। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट। अब देखिए, पहले इन्होंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ है ना, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म, तो क्या क्या चीजें हमने की है पॉलिटिकल पार्टीज जो चैलेंजेस फेस करते हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए। तो हमने पहला पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करने के लिए पहला हमने क्या किया था कि हमने एक डिफेक्शन लॉ बनाया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद पार्टी नहीं बदल सकता। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है देखिए, तो वो किसी को अपना समर्थन दे सकता है, हालांकि इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, पर मैं चाहता हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब आप फिर वहां चले जाए किसी पार्टी से और फिर पार्टी बदल ले, बहुत मुश्किल होता है। खैर, तो सबसे पहले हमने क्या क्या एक्चुअली किया है, उसके बाद क्या क्या करना चाहिए, सजेशंस बाद में आएंगे, पहले देखते हैं हमने क्या क्या किया। हमने एक डिफेक्शन लॉ पास किया है कि कोई भी चुनाव जीतने के बाद पार्टी नहीं बदल सकता। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हमने ये कंपलसरी किया है कि कोई भी चुनाव लड़ रहा है तो उसे एक सरकारी डॉक्यूमेंट, एक एफिडेविट जमा करना है, जिसमें वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा और करंटली उसके ऊपर कितने कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो लिखेगा। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने ये मैंडेटरी, ये कंपलसरी कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाने हैं और हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब इसके बाद यहाँ कुछ सजेशंस हैं जो आपको बस पढ़ने हैं, ठीक है, इनमें से एक दो याद रख लीजिएगा। A law should be made to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members। अब ऐसा है कि कोई 2 महीना तुम्हारी पार्टी में काम किया कभी भी छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लॉ बनना चाहिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल अफेयर्स को आप जो है रेगुलेट कर सके, ठीक है। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। कुछ ऐसा भी कानून बनना चाहिए कि इतने सीटें अल्पसंख्यक समाज को, जिनसे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, बहुत कम आता है, या विमेन को आपको देनी चाहिए। देखिए, औरतों की भी बहुत समस्याएं होती है, महिलाओं का जीवन बड़ा कठिन है। घर में 2 प्रकार की सब्जी बनाना आपको लगता होगा कि ज्यादा कठिन नहीं है, पर आप देख करके देखिए साहब, एक सब्जी बन गई फिर किसी का खाने का मन नहीं है, बेटा, कई बार घरों में कुछ मैंने बेटों को भी देखा है, बड़े तेवर होते हैं, ये नहीं खाएंगे वो खाएंगे,
है ना। फिर उसके ऊपर से अलग से कढ़ाई चढ़ाओ, फिर वो ना प्याज छौंको, उसके बाद उसमें खाना पकाओ, उसके बाद जो कढ़ाई है वो धो। ये जीवन में संघर्ष एक कारण था कि इस सभ्यता में हमने स्त्रियों का सम्मान किया। अरे हम जानते हैं कि वो समाज नहीं रहा, समय बदल गया, परंतु उसके बाद भी मर्यादाएं नहीं बदलनी चाहिए। मॉडर्न होना है, मॉडर्न हो, स्त्रियां गलत करती हैं आवाज उठाओ, पर उसके साथ भी एक बेसिक कर्टसी इस समाज में हमेशा थी, जो आज भी है और वो हमेशा रहनी चाहिए। स्त्री और पुरुष के बीच में एक निजी सम्मान जो है वो सदा रहा है और सदा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक कर्टेसी होनी चाहिए। और विमेन रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है, तो औरतों की प्रॉब्लम कौन रखेगा? कौन डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करेगा, घरेलू हिंसा के बारे में बात करेगा, या अन्य मसलों के बारे में? तो कुछ फिक्स सीटें आप कीजिए रिजर्वेशन, कुछ फिक्स रिजर्वेशन इनकी पार्टी में कि इतनी 100 टिकट दे सकता हूँ, 25 टिकट तो इनको देनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ। ठीक है, स्टेट को इलेक्शन फंड करना चाहिए। पार्टियां क्या है ना कि 30 लाख का लिमिट है लेकिन 3-3 करोड़ पैसा उड़ा देती है ना। अब हमने नहीं किया, वो हमारे किसी समर्थन ने चाहने वाले ने पोस्टर लगवाया, नहीं हमने नहीं लगवाया। झूठ बोलते हैं। तो पार्टियों को क्या करना चाहिए कि मतलब सरकार खुद आपको कहाँ पोस्टर लगाना है हम लगाएंगे, 30 लाख का लिमिट है, 30 लाख रुपए दो दो, हाँ हम लगाएंगे, तुम कुछ मत करना, तुमको कुछ नहीं करना है ना, तुम कुछ नहीं करोगे। तो स्टेट यानी कि सरकार खुद पूरा इलेक्शन कैंपेन करे हर पार्टी के लिए। अब सरकार खुद कर रही है तो सरकार को पता है कि कितना पैसा कौन खर्च कर रहा है। ठीक है, बस आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स। स्टूडेंट्स माफ कीजिएगा, मैंने जरूरत से थोड़ा ज्यादा टाइम लिया। मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसको और मैं जानता हूं इसको और कट शॉर्ट करना पड़ा होगा, और मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा कि इतना ज्यादा वीडियो स्ट्रेच ना हो फटाफट सीरीज का। इट इज जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस। पर थोड़ा बड़ा चैप्टर हो गया और मैंने एक्सप्लेनेशन भी इस तरीके से दिया कि भले ही आप एग्जाम से एक दिन पहले भी वीडियो देख रहे हैं तो भी देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने मेन टॉपिक्स पॉलिटिकल पार्टीज इन 30 मिनट्स और फिर पढ़ा दिया और कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया पॉलिटिकल पार्टी से जिसका जवाब तुम्हें ना आए। मैं भले ही तुमसे 25-30 मिनट और लूं, परंतु मेरा ये दायित्व बनता है कि रिवीजन में भी मैं तुम्हें एटलीस्ट सारे पॉसिबल या जितने क्वेश्चंस में बता सकता हूं मैं तुम्हें बता दूं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद भी अगर तुम्हारे नंबर कट रहे हैं तो क्या मतलब है आधे घंटे में मेरा वीडियो बना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस इससे भी कम ड्यूरेशन की बने और ऐसी ही बने, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में सीख करके गए हो और ज्ञान के साथ गुण भी ग्रहण करके गए। स्टूडेंट्स, फिलहाल मैं इस सेशन को यही एंड करता हूं। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.